Hello everyone, welcome to Neha Management Classes. Today we are going to discuss about the organizational behavior. So in this video we will discuss why we need to study the organization behavior, what are the main levels on which we study the organization behavior, what are the approaches and why we need to study the organization behavior. So let's start. Basically organization behavior है क्या? ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है. फर्स्ट वर्ड इज ऑर्गेनाइजेशन एंड द सेकंड इज बिहेवियर. तो हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले इन दोनों का मीनिंग इंडिविजुअली समझते हैं कि मीनिंग क्या है इनका. ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव द स्पेसिफाइड गोल या फिर कॉमन पर्पस. जब कुछ लोग मिलकर एक कॉमन पर्पस के लिए काम करते हैं तो हम उस जो टुगेदरनेस या ग्रुप ऑफ पीपल है उसको हम ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे देते हैं. ओके. एंड द सेकंड टर्म थी बिहेवियर. बिहेवियर बेसिकली क्या है? ये एक रिस्पॉन्स है टू द स्टिमुलेशन दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड. किसी भी चीज़ के लिए या किसी भी एक्शन के लिए जो हमारी बॉडी, हम ह्यूमन जो पर्सन है वो कैसे रिस्पॉन्स करता है, कैसे रिएक्ट करता है, दैट इज़ द बिहेवियर. इट कैन बी एनीथिंग दैट द ह्यूमन डज. ओके. अब हम पढ़ेंगे कि हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ेंगे क्यों. इसके लिए हर जो आपका कोई भी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की. तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर अकॉर्डिंग टू डेविस एंड न्यूस्ट्रॉम, उन्होंने क्या कहा कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है? स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट हाउ पीपल एक्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. मीन ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग, मीन जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो कैसे वहाँ पे बिहेव करते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. और जो वो आप स्टडी करोगे, जब आप ये नॉलेज ग्रैप कर लोगे तो उससे आप क्या करोगे? इसकी एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कहाँ करोगे आप? टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल. क्योंकि हमें पता है एक मैनेजर का बेसिकली मोटिव क्या होता है. मैनेजर हैव बीन ग्रैपलिंग विद द आइडिया ऑफ चैनलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एनर्जी टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. जो आपके मैनेजर हैं बेसिकली वो यही तो करना चाहते हैं, आपके बिहेवियर को स्टडी करके जो हमारा अल्टीमेटली हमें ऑर्गेनाइजेशन गोल जिसको हमें अचीव करना है उस तरफ एक एम्प्लॉय की एनर्जी को चैनलाइज कर देते हैं. सो इट्स वेरी नेसेसरी टू स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर इन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो जब भी हम ये आपका ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करेंगे तो बेसिकली हम इसको 3 लेवल्स पे स्टडी करते हैं. वो लेवल कौन से हैं? इंडिविजुअल लेवल जिसको हम माइक्रो लेवल भी बोलेंगे, ग्रुप लेवल जिसको हम मीजो लेवल भी कहते हैं, एंड ऑर्गेनाइजेशन लेवल मीन्स मैक्रो लेवल. मैक्रो मीन्स बड़ा, माइक्रो बहुत सबसे छोटा जो पार्ट है आपका. तो जब भी हम ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हम स्टडी करेंगे किस पे? इंडिविजुअल लेवल पे. तो हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि एक इंडिविजुअल जब अकेला दूसरे लोगों के साथ कैसे पर्सन टू पर्सन कैसे बिहेव करता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और ऐसे ही जब वो ग्रुप में होता है तो वो ग्रुप में मिलकर एक टीम की फॉर्म में कैसे बिहेव कर रहा है. और जब हम ये टॉप लेवल पे हम इसी चीज़ को हम जब इसी बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, तो हम बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम स्टडी करते हैं कि बिहेवियर कैसा है फुल की फुल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों का, या फुल ऑर्गेनाइजेशन का जिसको हम उसका बिहेवियर बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. तो जब हम ये 3 लेवल्स पे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं तो हम किन फैक्टर्स को स्टडी करेंगे? जब हम इस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हमने OB में पढ़ना है तो हम बेसिकली बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं ना. और जब हम इंडिविजुअल लेवल पे इस बिहेवियर को स्टडी करेंगे तो हम किन चीज़ों को स्टडी करेंगे? अब एक पर्सन इंडिविजुअल लेवल पे हम अगर उसकी स्टडी करें तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इसका बिहेवियर कैसा है? हम उसके बारे में उसकी परसेप्शन, पर्सनालिटी, मोटिवेशन एंड एटीट्यूड को स्टडी करके हम बताते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे और उसका बिहेवियर कैसा है. ओके. अब ग्रुप में कैसे करेंगे? कैसे ग्रुप फॉर्मेशन हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स आ रही हैं, लीडरशिप पावर और पॉलिटिक्स,
ये सारी चीज़ें हम जब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में स्टडी करेंगे ग्रुप लेवल पे, तो हम इन चीज़ों को स्टडी करेंगे। और यही बिहेवियर जब आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे स्टडी करोगे तो हम उसमें क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन मॉडल्स की बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। तो हम इस सब्जेक्ट में अगर आप ओवरऑल व्यू देखें तो हमने यही तो पढ़ना है। हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरीज जिनके ऊपर वो ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है, कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही है, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, ये स्टडी कर रहे हैं। और इसी तरह रिस्पेक्टिवली हम इंडिविजुअल लेवल पे ये चीज़ें पढ़ेंगे और ग्रुप लेवल पे पढ़ेंगे। तो हमने पूरे सब्जेक्ट में इन्हीं चीज़ों को कवर अप करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में क्यों स्टडी करना चाहिए हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अगर सारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं तो उसका एक मोटिव तो होगा ना। वो मोटिव क्या था हमारा, वाई टू स्टडी ओबी। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को हमने स्टडी कर लिया तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे एम्प्लॉयज़ का क्या एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। हम उसको चैनलाइज करेंगे उसकी एनर्जी को इस वे से कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो भी अचीव हो जाए और उसे भी जॉब सेटिस्फेक्शन फील हो। तो ये हमें मेन एक ऑब्जेक्टिव ऑफ ओबी में भी आ जाता है, या आप सोच सकते हो कि वाई वी नीड टू स्टडी ओबी। ओके, सेकेंड पॉइंट इज फाइंडिंग द राइट पीपल। हमें कैसे लोग चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो हम अपने दिल से काम करना चाहते हो, जो कि एनर्जेटिक हों, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हों, जिनको आपको गाइड करने की ज़रूरत ना पड़े, वो खुद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करें, सेल्फ डिसिप्लिन्ड हों, वैसे लोगों की ज़रूरत है। तो वो हम उनके बिहेवियर को स्टडी करके ही पता लगा पाते हैं कि राइट पीपल कौन से हैं। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, जैसा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आपने अंडरस्टैंड किया ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को, फिर आप कंट्रोल करते हो, कोशिश करते हो कि वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को कंट्रोल करें और उसको प्रॉपर वे में लेके आएँ, सो दैट आपका, क्योंकि आपका बिहेवियर ही आपका ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को शो करता है, बाहर आपकी एक इमेज बनाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। लीडरशिप एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, हम जितनी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स आती हैं वो बेसिकली क्या होता है, आपके बिहेवियर से ही आती हैं। आपकी सेटिस्फेक्शन या मोटिवेशन लेवल अगर आपके डाउन है, आप में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है, आप एक ग्रुप में ठीक से काम नहीं कर पा रहे हो, आप खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उन्हीं वजह से आपके कॉन्फ्लिक्ट्स आती हैं। तो हम अगर वो भी ठीक से स्टडी करते हैं तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम हमारी रिजॉल्व हो जाती हैं। वी कैन अंडरस्टैंड द एम्प्लॉयज़ बेटर, या दिस इज़ द मेन पॉइंट। अंडरस्टैंड हाउ टू डेवलप गुड लीडर्स, हम उनकी कॉम्पिटेंसी, हम उनको मोर सेल्फ कॉम्पिटेंट बना सकते हैं क्योंकि हम उनमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं विद द एम्प्लॉय डेवलपमेंट। हम उनको मोटिवेट करेंगे, उनको डेवलप करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमें अच्छे लीडर्स भी वहाँ से निकलेंगे। एंड यू कैन डेवलप ए, अल्टीमेटली यू कैन डेवलप ए गुड टीम। ओके, और होगा क्या, जब लोग वहाँ पे सेटिस्फाई हैं, उनकी जॉब में रिटेंशन बढ़ जाती है, लोग दिल से काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन से, अपना फुल परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और हायर द प्रोडक्टिविटी, यही तो हमें चाहिए था। इट मीन्स कि बेस्ट एफिशिएंसी से लोग वर्क कर रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट एफिशिएंसी से वर्क कर रही है और इसीलिए आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। तो हमारा अल्टीमेट गोल तो यही था, इसीलिए हम वो भी स्टडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक सिर्फ फील्ड ऑफ स्टडी नहीं है, ये एक सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी है, नॉट ए डिसिप्लिन ओनली। ये सिर्फ एक डिसिप्लिन नहीं है। ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि ओबी में मल्टी डिसिप्लिनरी ओरिएंटेशन है। जैसे ये सिर्फ एक स्पेसिफिक थ्योरी पे बैकग्राउंड पे बेस्ड नहीं है, इसमें बहुत सारी और भी साइंसेस हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं, जिसको हम एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं। क्योंकि ये इट ट्राइज टू इंटीग्रेट द रेलिवेंट नॉलेज। कहाँ कहाँ से नॉलेज, जब हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं ना, तो सिर्फ एक साइंस से नहीं आप स्टडी कर सकते हो। इसमें हमें ह्यूमन जो डिफरेंट रिलेटेड डिसिप्लिन है वो क्या क्या है, साइकोलॉजी इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करें तो हमें ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी करना पड़ता है। सोशोलॉजी इसमें कंट्रीब्यूट करती है। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट कल्चर्स।
ये सारी साइंसेस क्या करिए, कंट्रीब्यूट करिए, ये डिफरेंट डिसिप्लिन है जो रिलेटेड हैं, इनको भी हमें स्टडी करना पड़ता है, तभी हम जाके और जो ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर है उसको स्टडी कर सकते हैं। तो ये एक उसके करेक्टर में आता है कि इसमें एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। नेक्स्ट इज अप्लाइड साइंस। ओके, अप्लाइड साइंस क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि द वेरी नेचर ऑफ हॉबी इज अप्लाइड। अप्लाइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो बहुत सारी रिसर्चर्स हैं, बहुत सारी रिसर्चर्स की जो एप्लीकेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के, जो कि ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड हैं, हम उनको सॉल्व करने में यहाँ पे उन रिसर्चर्स का एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, और बेसिक डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि जो फॉर्मर, जो आपकी प्योर साइंस है जिसको हम बोल सकते हैं, उनका क्या है, कॉज एंड इफेक्ट वाला जो ओबी है, ये सिर्फ अप्लाइड रिसर्च को नहीं करता, इसके एप्लीकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस भी करता है, इसलिए हम इसको साइंस प्लस आर्ट भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इन नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव क्यों बोल रहे हैं, आपने देखा होगा प्योर साइंस में हम क्या स्टडी करते हैं, हम इसमें कॉज एंड इफेक्ट वाली बातें स्टडी करते हैं, बट इसको हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को हम एक नॉर्मेटिव साइंस बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी नहीं करता है, ये जो हमारी फाइंडिंग है अप्लाइड रिसर्च की, उनको अप्लाई करता है कहाँ, सोशली एक्सेप्टेड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स में। ओके, इसलिए हम इसको नॉर्मेटिव साइंस भी बोलते हैं। ओके, इसमें एक और चीज नेक्स्ट इज ह्यूमनिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का क्या मतलब है, कि लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनकी हम थिंकिंग और फीलिंग्स के साथ डील कर रहे हैं। ओके, ओबी जो है वो बेस्ड है बेसिकली किस पे, बिलीव्स दैट पीपल हैव एन, वो कहते हैं कि लोगों में काम करने की डिज़ायर होती है, वो क्रिएटिव हो सकते हैं, प्रोडक्टिव हो सकते हैं, बस होना क्या चाहिए कि उनको वैसा इन्वायरमेंट, प्रॉपर कंडीशंस उनको प्रोवाइड किए जाएं, तो आप उनका जो एक्चुअल पोटेंशियल है तभी आप देख सकते हो। तो ये एक ह्यूमनिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। ओके, नेक्स्ट इज जो लास्ट है टोटल सिस्टम अप्रोच। टोटल सिस्टम अप्रोच में क्या कह रहा है कि ये सारे जिसको हम हॉलिस्टिक अप्रोच भी बोलते हैं, कि ये सारे के सारे वेरिएबल्स को इंटीग्रेट करता है, किसमें, अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग। ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग को, प्रॉपर फंक्शनिंग को करने के लिए हम सारे वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे हैं। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट इज कौन से की फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। एक तो वहाँ पे काम करने वाले लोग, दूसरा क्योंकि वहाँ पे काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो थॉट प्रोसेस है, उनकी अपनी पर्सनालिटी, परसेप्शंस, कैसे बिलीव्स और वैल्यूज़ हैं, ये बहुत डिपेंड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को, जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को, क्योंकि लोगों को ही तो हम, इंडिविजुअल बिहेवियर को तो हमने स्टडी करना है ग्रुप लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर। आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैसा स्ट्रक्चर फॉलो किया जा रहा है, ये बहुत मैटर करता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपका कैसा है, हम मैट्रिक स्ट्रक्चर है, फंक्शनल ग्रुप्स बने हैं, या डिविजनल स्ट्रक्चर है आपका कैसा है, इससे भी बहुत इफेक्ट करता है कि आपने कम्युनिकेशन कैसी जा रही है, फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाए गए हैं या इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका कम्युनिकेशन स्टाइल बनते हैं। तो ये भी एक सेकंड की फैक्टर है जो अफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को। थर्ड इज टेक्नोलॉजी, आप कैसी टेक्नोलॉजी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर रहे हो, बहुत ही आप ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ चल रहे हो, या बहुत पुरानी जो टेक्नोलॉजी बहुत ही ओल्ड हो चुकी है, मतलब वो आपको क्या करेगी, इरिटेटिंग, एक बहुत अनसेटिस्फैक्ट्री एटमोसफेयर क्रिएट कर देंगी, तो वैसा नहीं चाहिए। जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी उतना ही ज़्यादा फास्ट आप काम कर सकते हो, उतनी ही कम आपको इरिटेशन होगी, आपको हैसल कम हो जाएंगी। बेसिकली एम्प्लॉयज़ ज़्यादा सेटिस्फाई फील करते हैं बेटर इन्वायरमेंट में और विद बेस्ट टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, अब वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, इन्वायरमेंट आपका इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो इंटरनल इन्वायरमेंट की बात हम करें तो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में आपको कैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये भी एक मेन की फैक्टर है जो इफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को। ओके,
कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन टू द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। हमने ये पीछे भी पढ़ा कि ये क्या बताया था मैंने अभी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था कि ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, क्योंकि हमने कहा कि बहुत सारी दूसरी ऐसी कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन हैं जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को स्टडी करने में जो रिलेटेड हैं। वो कौन कौन से थे? यहाँ पे मैंने मेनली 4 पॉइंट ही लिखे हैं, बट इसमें और भी हैं, जैसे इकोनॉमी वाला है हमारा, और पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर या पॉलिटिकल साइंस जिसको हम बोल सकते हैं, वो भी इसमें रिलेटेड हैं। पर मैंने ये जो मेन हैं वो 4 ये वाले हैं। सोशियोलॉजी, ये एक बहुत इंटर रिलेटेड आपको बोल सकते हैं डिसिप्लिन है। एंथ्रोपोलॉजी विच इज़ स्टडी ऑफ डिफरेंट कल्चर। साइकोलॉजी, जब हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं एट इंडिविजुअल लेवल, तो हमें उसकी साइकोलॉजी, उसकी कैसा थॉट प्रोसेस है, ये स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। एंड सोशल साइकोलॉजी। तो ये मेन 4 जो हैं ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर में कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। ओके, नाउ इज द अप्रोचेस टू ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर स्टडीज। हम किस किस अप्रोच से ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं? फर्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच। ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच में बेसिकली क्या है आपका? तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये लेके चल रहे हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग ही हमारे सेंट्रल रिसोर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। ओके, और उनकी डेवलपमेंट करना ही, हायर लेवल पर उनको कॉम्पिटेंट बनाना, उनकी क्रिएटिविटी को निखारना और उनकी जो सेटिस्फेक्शन है उसको बढ़ाना, मोटिवेट करना उनको, यही हमारा जो है वो मेन मोटिव होना चाहिए। तो इसमें जो मैनेजर है वो इस अप्रोच से वर्क करता है कि वो सिर्फ एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल नहीं करना चाहता, ही इज़ प्लेइंग एन एक्टिव सपोर्ट टू देयर ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़। इसीलिए हम इसको सपोर्टिव अप्रोच के भी नाम देते हैं। ओके, इस अप्रोच जो ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच है इसका नाम सपोर्टिव अप्रोच भी है। ओके, तो हम बेसिकली यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट की बात करते हैं कि जितने आपके एम्प्लॉय स्किलफुल होंगे उतने ही ज़्यादा आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी, और उसी के बेसिस पे हम इसी अप्रोच से हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कंटिजेंसी अप्रोच, जिसको हम सिचुएशनल अप्रोच भी कहते हैं। ये किसके ऊपर बेस्ड है? इसका बेस क्या है? ये कहता है कि जो आपका कोई भी एनी सोल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम, वो कहता कि अगर आपका एक सिचुएशन में अगर इफेक्टिवली वर्क किया है देन इट्स नॉट नेसेसरी कि दूसरी सिचुएशन में भी वो सेम रिजल्ट दे या उसी तरह से वो आपके लिए हेल्पफुल हो। देन कंटिजेंसी अप्रोच इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइसेस दैट मेथड और बिहेवियर, कोई भी मेथड या बिहेवियर विच वर्क इफेक्टिवली इन वन सिचुएशन विल और कैन फेल इन अनदर सिचुएशन। सो हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही एक्ट करना है। इसमें आपकी जो कंटिजेंसी अप्रोच है इसमें इस बात पे जोर दिया गया है कि जैसी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग ही ह्यूमन बिहेवियर करेगा और वो हर सिचुएशन में अलग तरह से रिजल्ट देगा। तो कंटिजेंसी अप्रोच बेसिकली आपकी उस पर डिपेंड करती है। ओके, स्ट्रेंथ है आपकी जो कंटिजेंसी अप्रोच की स्ट्रेंथ है, ये इन फैक्ट पे लाई करती है कि इट इनकरेजेस analysis of each situation prior to the action while at the same time discourages the habitual practice of universal assumption about the methods and people. Okay, ये आपकी ये मोर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। तो ये आपकी जो हमें जब हमने अभी डिस्कस की है कंटिजेंसी अप्रोच है। प्रोडक्टिविटी अप्रोच क्या है? हमें प्रोडक्टिविटी पता है, प्रोडक्टिविटी क्या होता है? इट इज़ आउटपुट अपॉन इनपुट। तो हम क्या बोलते हैं इसमें कि जितनी ज़्यादा अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस होगी या प्रोडक्टिविटी किसी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस भी ज़्यादा है। अब हम इसको सिर्फ आउटपुट इन टर्म्स ऑफ हम इकोनॉमिक आउटपुट और इनपुट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे ह्यूमन और सोशल इनपुट की भी बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर अच्छा होगा
ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा माहौल होगा, वहाँ का अच्छा कल्चर होगा, तो क्या होगा, वहाँ की एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, वो ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। और जितने ज़्यादा मोटिवेटेड और जॉब सेटिस्फेक्शन होगी तो ह्यूमन आउटपुट भी ऑब्वियसली, उनकी परफॉर्मेंस भी तो बढ़ जाएगी, परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो क्या होगा, आपकी आउटपुट बढ़ जाएगी, आउटपुट बढ़ेगी तो आपका ऑब्वियसली आपकी इफेक्टिवनेस, वो ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को शो कर रहा है। तो हम ओबी को स्टडी करने के लिए हम जो आपकी ओबी की स्टडी है वो आपकी प्रोडक्टिविटी पे बेस्ड भी हो सकती है, मतलब आप प्रोडक्टिविटी को देखकर भी ये बता सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसा बिहेवियर रिजाइड करता है या ऑर्गेनाइजेशन में कैसा बिहेवियर है। ओके, लोग कैसे बिहेव करते हैं या वहाँ पे कैसा कल्चर है। नेक्स्ट इज जो आपकी लास्ट है, दैट इज सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच में हम क्या बोल रहे हैं, हम इसको एक जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है इसको हम एक तरह से हॉलिस्टिक, हम सिस्टम अप्रोच में ओबी को किस तरह से देखते हैं, एक यूनाइटेड पर्पसफुल सिस्टम की तरह देखते हैं जो इसके इंटर रिलेटेड पार्ट हैं, विच इज कंपोज्ड ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट। ठीक है, ये हमें क्या बताता है, हमें बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन को हम पूरा का पूरा एक यूनिट सिस्टम के फॉर्म में देखें, जहाँ पे लोग जो है एक पर्सन या ग्रुप या पूरा का पूरा जो सोशल सिस्टम है, हम इसमें से किसी को भी स्टडी करें तो वो हमें वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल इन्वायरमेंट की एक झलक दे। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे आपको बताती हूँ, जैसे सपोज करो कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपका कोई भी एक पर्सन है, वो बाहर जाके कैसा बिहेव करता है, बाहर जाके या आपके ऑर्गेनाइजेशन की कैसी छवि बनाता है, तो उस पर्सन को ही अगर हम स्टडी कर लें तो वो आपके पूरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल का आपको एक्सपोजर दे देता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत मोटिवेटेड लोग हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं या बहुत डिसिप्लिन लोग रहते हैं। तो हम उसी की बात कर रहे हैं। द रोल ऑफ मैनेजर देन इज टू यूज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर टू हेल्प build an organization culture in which talents are utilized। हम ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को हम इस तरह यूज़ करेंगे कि हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बनाएंगे जहाँ पे हम टैलेंट्स, जो बहुत टैलेंटेड लोग हैं उनको फुली यूटिलाइज भी कर रहे हैं, उनको फर्दर डेवलप भी कर रहे हैं, हम पीपल को मोटिवेट भी कर रहे हैं और ऐसी की ऐसी ऐसी टीम्स बनाई जा रही हैं जो मोर प्रोडक्टिव हैं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प करती हैं। ओके, और एज वेल एज सोसाइटी में भी, सोसाइटी को भी वो सोशल एक आप बोल सकते हो कि डेवलपमेंट में भी हेल्प करती हैं। ये हमारी सिस्टम अप्रोच होती है। ओके, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारा जो इसका सेकंड पार्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, इन दिस कॉन्टिन्यूशन हम उसमें चैलेंजेस पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे डिफरेंट मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। फॉर नाउ it's over, and if you like the video please like, subscribe and share my channel. Thank you, thanks a lot.